नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी के 7 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है और यहाँ पर ये सबसे खास क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी वोटर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और बीजेपी के 2 पुरोधा यहाँ पे चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। बाद में भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। हमारे साथ अभी नई दिल्ली सीट से संसद भाजपा की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज है और इनसे हम इनके चुनाव के बारे में जानेंगे। मैम 76 दिन से आप 70 दिन से करीब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, महज एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, आप अपनी स्थिति किस तरीके से देखते हैं? जनता जनार्दन का बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके कारण मैं दिल्ली की जनता की ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगी। और मैं जानती हूँ कि ये जो आशीर्वाद बरस रहा है, इसकी जो धुरी है वो है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं। उनके कारण प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जनता का अगाध विश्वास और उनके विकसित भारत के विजन के साथ मुझे लगता है एक बहुत समन्वय बन रहा है जनता का। जनता भी चाहती है विकसित भारत 2047 तक, और इसीलिए मैं कहूँगी कि वो सारा का सारा आशीर्वाद बनकर मुझ पर है। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी इस सीट पर जीत रही है, मैंने यानी 10 साल से कब्जा है और इसके बाद आप अब इस चुनाव में उतरे हैं, तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं? लोकतंत्र में सीटों पे कब्जा नहीं होता है, जनता जनार्दन चुनती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर 10 साल से भाजपा के सांसद को चुना गया है और क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो प्राथमिकता रखते हैं। लेकिन एक मुद्दा है जो दिल्ली के लिए बहुत खास है, वो ये है कि कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई है, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है। जैसे पीएम आवास योजना, जैसे पीएम आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो आप जानते हैं कि उसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ कवर सालाना मिलता है लाभार्थी को। और अब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अपने तीसरे कार्यकाल में लाभार्थियों का जो एम्बिट है वो बढ़ा दिया जाएगा। इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी लाया जाएगा और जितने भी भारत के वरिष्ठ नागरिक 70 बरस की उम्र से ऊपर के हैं, उनको भी आयुष्मान भारत में लाया जाएगा लाभार्थी के तौर पर। दिल्ली में क्योंकि ये लागू नहीं है तो दिल्ली की जनता वंचित है। और ये बात आप सेवा बस्ती में चले जाओ या आप, मैं कहूंगी, आर्थिक रूप से थोड़े सशक्त वर्ग में चले जाए, सीनियर सिटीजन हमेशा ये सवाल जरूर पूछते हैं। मेरी प्राथमिकता होगी, यदि जनता सेवा का मौका देती है, कि आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं भी दिल्ली में भी लागू हो, उसके लिए चाहे मुझे कचहरी का दरवाजा क्यों ना खटखटाना। यहाँ पर 10 साल से सांसद मीनाक्षी लेखी जी रहे और उनकी उपलब्धता को लेकर तमाम सवाल उठते रहे, तो आप अपनी उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित करेंगे? ये मौजूद रहकर उनकी सभी समस्याओं के निदान के लिए अथक प्रयास करने का वचन देती हूँ, सार्वजनिक तौर पर। क्या आपको लगता है कि अभी का जो चुनाव प्रचार है वो जनता के वास्तविक मुद्दों से भटककर आरोप प्रत्यारोप की तरफ चला गया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखें तो भाजपा बहुत ही सकारात्मक कैंपेन रन करती है। कभी आइएगा कैंपेन ट्रेल पर मेरे साथ, आप देखेंगे कि जो भी खास करके दिल्ली में जो हम लोग कैंपेन कर रहे हैं वो बहुत सकारात्मक कैंपेन। आप जो ये बात कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप को, तो देखिए, जब विपक्ष, उनके पास विकास का कोई कार्य उन्होंने करा नहीं है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की तो सरकार रही है दिल्ली में, लेकिन अगर आप जाकर देखें तो ग्राउंड पर उन्होंने विकास का कोई कार्य करा नहीं है। ये वो एक ऐसी सरकार थी जो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में ही मसरूफ रही। पर अगर नेशनल तरीके से भी देखें तो इंडिया अलायंस के पास और कुछ है नहीं, तो चुनाव में वो जनता को गुमराह करने के लिए अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। अब भाजपा एक बहुत ही राष्ट्रवादी पार्टी है, अगर वे झूठे आरोप लगाएंगी जैसे कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, अब ये बिल्कुल ही निराधार झूठा गुमराह करने वाला आरोप है। पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की रही है 10 वर्ष तक केंद्र में। इस चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा है,
तो इसको लेकर आपके पास क्या विजन है? देखिए, अगर आप विकसित भारत का संकल्प पत्र देखेंगे तो आने वाले 5 सालों में निवेश से नौकरी, ये एक मंत्र है जिसको आत्मसात कर कर रोजगार का जो मुद्दा है उसको और ज़्यादा उस पर काम करा जाएगा। विपक्ष एक तरफी बात करता है। आज अगर हम बात करें कि एक दशक में एक फ्रैजाइल इकोनॉमी यानी एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी 11वें नंबर की इकोनॉमी से वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाए लेकर आ गए हैं, इसका अर्थ है कि रोजगार के आयाम ही आए हैं। पीएम सूर्य घर जैसे आने वाला है जिसमें सोलर पैनल्स लगेंगे, मुफ्त बिजली बनेगी और उसके बाद जो बची हुई बिजली है वो आप ग्रिड पर बेचकर आमदनी और कमा सकते हैं। ये सब रोजगार के नए जरिए हैं। लेकिन जहाँ तक नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में की बात करते हैं तो मैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और लखपति दीदी इन 3 योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। मेरा विजन है कि हम एक यहाँ पर एक स्टार्टअप हब बनाएं जो यूथ सेंट्रिक होगा और महिला सेंट्रिक होगा। और उसमें ये होगा कि आप मात्र एक आइडिया लेकर आ जाएंगे स्टार्टअप के लिए, उसके बाद उस आइडिया को हकीकत को बनाने के लिए जितने भी ज्ञान या जितने भी जरिए आपको चाहिए वो सब आपको एक छत के नीचे मिलेगा। वकील हूँ इसलिए एक मैं गलती देख रही हूँ जो यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, वो दबाव में आके बहुत ज़्यादा इक्विटी दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स फिर उनका शोषण भी करते हैं। आप आइडिया लेकर आइए, उस आइडिया को फलित करने के लिए किस प्रकार का इन्वेस्टर देनी चाहिए। इसी तरह लखपति दीदी के लिए अगर आप मान लीजिए कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहती हैं तो आप आइए, उस आइडिया को फलित करने के लिए रजिस्ट्रेशन क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह उसमें आगे बढ़ना चाहिए, ये सब उस स्टार्टअप हब में आपको मिलेगा। इससे आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा और रोजगार के नए आयाम भी बनेंगे जहां पर जनता आत्मनिर्भर होगी अपने रोजगार के लिए। स्वाति मालीवाल का मामला काफी गरमाया हुआ है, इस पर आपका क्या कहना? आप भी एक महिला हैं। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि आज चौथा दिन है, वे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और अभी तक उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? अगर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने ही ऑफिशियल आवास पर अपनी ही महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, जहाँ पर इतने ज़्यादा मैं कहूँगी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं कि उनके ही सचिव ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ अभद्रता करी है, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? और मैं हैरान हूँ कि ये बात अब स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा 41 घंटे के बाद ही एक प्रेस वार्ता करी थी जहाँ पर माननीय संजय सिंह जी ने खुद आके इस बात की पुष्टि करी थी कि वाकई ये अभद्रता स्वाति मालीवाल जी के साथ हुई है। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभियुक्त के साथ लखनऊ ट्रैवल कर रहे हैं। एक्शन लेना तो दूर, ऐसा लगता है जैसे वे अभियुक्त को प्रोत्साहित कर रहे हैं। राजनीति में आपका व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है? राजनीति में मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य कुछ नहीं है। हाँ, एक उद्देश्य जरूर है और वो है कि जितना ज़्यादा काम कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा सेवा कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा विकास कर सकती हूँ, मोदी की गारंटी जो सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ये सुनिश्चित करूं कि वो गारंटी दिल्ली के जन जन तक पहुंचे। आपके पिताजी पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने काम किया और राज्यपाल भी बने, माताजी सामने से आकर राजनीति में रही और अपने उत्कर्ष पर पहुंची। सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर किसका है? दोनों का। इकलौती संतान हूँ और आपको पता है ना, जब आप इकलौती संतान होते हैं तो अपने माँ बाप का पेट प्रोजेक्ट होते हैं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता ने और मेरी माता ने दोनों ने समय का बहुत निवेश करा है। अभी भी मेरे पिता की बहुत अहम भूमिका है। मैं कहूँगी कहीं ना कहीं ही इज़ द रीज़न फॉर मी लिविंग। अभी भी चाहे रात का 1:30 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहा हो, तब तक नहीं सोते जब तक भी घर जाके हम दोनों बाप बेटी गप्पे नहीं मार लेते। आखिरी सवाल, राजनीति में परिवारवाद के आरोप चलते रहते हैं, बीजेपी इसको लेकर काफी मुखर रहती है, स्वयं प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, तो बांसुरी स्वराज को ही जब टिकट मिलना है तो नई दिल्ली क्षेत्र में युवा राजनीति में क्यों आए?
इस बात का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में दिया था, आपके ज़रिए दोबारा दोहरा देती हूँ। पहली बात, मैं राजनीति में तब आई जब माँ को कृष्ण चुरा कर ले गए, उनके जाने के 4 साल के बाद आई हूँ। दूसरी बात, क्योंकि माँ राजनीति में थी इसका अर्थ ये नहीं कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी संघर्ष करने का, काम करने का और जनता के बीच में जाकर करबद्ध प्रार्थना करने का मौका उतना ही मिलना चाहिए जितना किसी और कार्यकर्ता का जिनके माता पिता शायद जनप्रतिनिधि नहीं थे या राजनीति में नहीं थे। हाँ, परिवारवाद ज़रूर होता है तब जब आप आते ही पार्टी को टेक ओवर कर लेते हैं। आप नंबर 1 के दावेदार बन जाएंगे। सीएम आप ही बनेंगे क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं, पीएम आप ही बनेंगे क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं। पूरी की पूरी पार्टी को आप अपनी जागीर के तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं।